हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम रिव्यू करेंगे इस साल के तीसरे आईपीओ ई पैक ड्यूरेबल्स का आईपीओ, जो कि 19 जनवरी से लेकर 23 जनवरी मतलब 23 ऑफ जैन तक ओपन रहेगा। तो इस वीडियो के अंदर सबसे पहले हम इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम देखेंगे, इससे हमें लिस्टिंग गेन्स का अंदाजा हो पाएगा। फिर इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में जानेंगे, मतलब ये कंपनी क्या काम करती है, कौन से सेक्टर की कंपनी है, इसका फ्यूचर कैसा रह सकता है। फिर इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स के बारे में जानेंगे, मतलब कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग कंपनी है, और अपने जो भी पीयर कंपिटिटर्स हैं उनसे ये कैसा परफॉर्मेंस कर रही है। फिर इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में जानेंगे और अंत में हम जानेंगे कि क्या इस आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और करें तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से करें या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। तो सारी चीजें मैं आपके क्लियर कर दूंगा और डिसीजन आपको अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के ही बनाना है, पर मैं सारी चीजें आपके क्लियर कर दूंगा जिससे आपकी हेल्प हो जाएगी। और दोस्तों आज है तारीख 17 जनवरी और मार्केट के अंदर थोड़ी बहुत गिरावट भी देखने को मिली। उसका कारण ये रहा, प्रॉफिट बुकिंग चल रही है और ये बजट आएगा 1 फरवरी को, जब बजट आने वाला है उस तक ऐसा ही चलता रहेगा मार्केट। लोग क्या है कि अब सेक्टर का शिफ्ट होगा। उसका रीजन ये है कि भाई बजट के अंदर किस सेक्टर को अनाउंसमेंट ज़्यादा मिलती है, मतलब किस सेक्टर को इन्वेस्टमेंट ज़्यादा मिलता है। जैसे पिछला सेक्टर रेलवे पर ज़्यादा फोकस था, तो रेलवे स्टॉक जो है काफ़ी ज़्यादा मतलब ग्रोथ की है 2023 के अंदर। अब इस बजट के अंदर किस सेक्टर पर ज़्यादा फोकस करती है मतलब ये जो गवर्नमेंट है वो किस सेक्टर पर फोकस करती है, तो वहाँ पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जाएगा। तो लोग क्या है कि अब पैसे इकट्ठा करना शुरू करेंगे। भाई प्रॉफिट बुकिंग होगी, लोगों ने जो भी 1 साल में इन्वेस्ट किया है अब लोग प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू करेंगे, पैसा इकट्ठा करना शुरू करेंगे। धीरे धीरे क्या है कि भाई ये पैसा जैसे जैसे इकट्ठा होगा, मतलब प्रॉफिट बुकिंग होगी, तो थोड़ा बहुत मार्केट में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। उसके बाद क्या है कि जहाँ पर मतलब गवर्नमेंट का फोकस ज़्यादा होगा, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा, वहाँ पर लोग ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करेंगे। तो ये सेक्टोरियल शिफ्ट तो चलता ही रहता है। आपको क्या लगता है किस सेक्टर को ज़्यादा बूम मिलेगा, मतलब गवर्नमेंट किस सेक्टर पर ज़्यादा फोकस करने वाली है इस बजट के अंदर, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो सबसे पहले दोस्तों इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम देखिए तो 16 रुपये पर शेयर, 65 मतलब 65 शेयर्स का लॉट है, तो 1040 रुपये हमें एक लॉट पर आज की तारीख में फायदा देखने को मिल रहा है। परसेंटेज वाइज 7 मतलब 7% जैसा ग्रे मार्केट का प्रीमियम है। डिमांड देखिए दोस्तों अभी 20% से कम चल रही है, तो अभी थोड़ा सा रिस्क नजर आ रहा है इस आईपीओ के अंदर। बाकी इसकी एंकर लिस्ट आ जाने दीजिए, उसके बाद हमें थोड़ा और ज़्यादा डिटेल्स में क्लियर हो पाएगा। और अभी हमें पहले दूसरे दिन का सब्सक्रिप्शन वगैरह का भी वेट करना चाहिए, जल्दी से डिसीजन हमें नहीं बनाना चाहिए। और वैसे डेली मैं आपको अपडेट देता रहता हूं, इसीलिए टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। फ्री में डीमेट अकाउंट खुलवाना है तो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। फिर दोस्तों बात करें इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में, मतलब ये कंपनी क्या काम करती है। तो देखिए दोस्तों, जो भी ये रूम एयर कंडीशनर जो मतलब एसी होती है, घरों में एसी जो ठंडी हवा खाने के लिए लगती है, जो ये कंपनियां मैन्युफैक्चर करती है, अलग अलग कंपनीज है मार्केट के अंदर या सेल करती है। आपने अलग अलग कंपनीज के नाम सुन रखे होंगे। तो सारी कंपनीज क्या है कि अपने सारे पार्ट्स खुद मैन्युफैक्चर नहीं करती है। मतलब कंपनी क्या करती है, दूसरी अदर कंपनीज को ऑर्डर देती है बनाने के लिए, फिर अपना लेबल वगैरह लगा के या अपने हिसाब से बनवाती है वो, फिर अपना लेबल लगा के सेल करती है। तो काफ़ी कंपनीज ऐसे ही करती है। तो उनमें से एक कंपनी जिनको ऑर्डर देती है वो है ई पैक ड्यूरेबल्स। तो ई पैक ड्यूरेबल्स का काम है रूम एयर कंडीशनर मैन्युफैक्चर करना। इंडोर यूनिट हो या आउटडोर यूनिट हो या विंडो एसी हो, वो सारी चीज़ें ये मैन्युफैक्चर करती है और उसके रिलेटेड जो भी पार्ट्स हैं वो ये मैन्युफैक्चर करती है। और उसके अलावा कुछ होम अप्लाइंसेज वगैरह भी ये मैन्युफैक्चर करती है। और अगर एसीज के अंदर इसके कस्टमर बेस की बात करें तो वोल्टास, डेकिन, ब्लू स्टार और हैवल्स, कैरियर माइडिया और भी काफ़ी सारी बड़ी बड़ी एयर कंडीशनर जो भी ये बड़े बड़े ब्रांड्स हैं वो इसकी कस्टमर्स हैं। तो क्लाइंट बेस इसका काफ़ी अच्छा है और एसी मैन्युफैक्चर करने के अंदर सेकंड लार्जेस्ट है इंडिया के अंदर, ऐसा इसकी वेबसाइट पर मेंशन है। फिर दोस्तों एसीज के अलावा होम अप्लाइंसेज भी मैन्युफैक्चर करती है, जैसे वो इंडक्शन वाला, मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक चूल्हा आता है जिसको कुक टॉप बोलते हैं, मिक्सर ग्राइंडर है, वाटर डिस्पेंसर मतलब वो गर्म ठंडा पानी वाली जो मशीन आती है। फिर इसके अलावा जो ये एसी के आउटडोर इंडोर यूनिट बनाती है उसके अंदर सेपरेट काफ़ी सारे पार्ट भी ये मैन्युफैक्चर करती है, जैसे हीट एक्सचेंज है और पीसीबी है, पीसीबी मैन्युफैक्चर करती है। फिर यूनिवर्सल मोटर है, कॉपर ट्यूबिंग है, कॉपर ट्यूब बहुत ज़रूरी होती है एसी के अंदर। मेटल की शीट आती है जो आउटडोर यूनिट वगैरह के अंदर लगती है। उसके अलावा ब्लोअर फैन, एग्जॉस्ट फैन है, कॉइल है और भी काफ़ी सारी चीज़ें इसके रिलेटेड ये मैन्युफैक्चर करती है। ज़्यादातर इसका काम जो है एयर कंडीशनर मतलब एसी के रिलेटेड काम है। और इसकी 5 टोटल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं इंडिया के अंदर अभी तक, और 2 और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाएंगी। फ्रेश इश्यू से जो 230 करोड़ रुपए जुटा रही है, मतलब फ्रेश इश्यू से तो पैसे ज़्यादा जुटा रही है, पर 230 करोड़ रुपए इसकी 2 नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगाने के अंदर काम आएंगे। तो मुझे पॉजिटिव पॉइंट लगा।
तो देखिए इस सेक्टर इसका अगर देखें ओवरऑल तो मुझे तो बढ़िया नजर आया। रूम एयर कंडीशनर मतलब मैन्युफैक्चर करती है, उसके अंदर सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है, तो ये काफ़ी अच्छी बात लगी मुझे। ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनीज होती हैं उनका अलग अलग मतलब कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं कि वो ये मैन्युफैक्चर करती है, तो उसके अंदर इसका खास चीज़ है रूम एयर कंडीशनर, तो सेक्टर मुझे ठीक लगा। बाकी दूसरी चीज़ है कि इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के अंदर कंपटीशन खूब है, ऐसी बहुत सारी कंपनीज है जो अलग अलग चीज़ें मैन्युफैक्चर करती है, पर इसका एसी के अंदर मतलब मास्टरी है। और उसके अलावा डिमांड वगैरह तो है, इस हिसाब से इसके 5 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, 2 और लगाने का सोच रही है, तो मतलब डिमांड इसकी अच्छी बनी हुई है। तो अगर आपको समझ में आया कि कंपनी क्या काम करती है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, इससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। फिर दोस्तों इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स जानते हैं। तो सबसे पहले फाइनेंशियल्स देखते हैं 2021 से 2023 तक। तो अगर इसके एसेट्स देखते हैं तो साल दर साल इसके एसेट्स के अंदर ग्रोथ देखने को मिल रही है। फिर दोस्तों रेवेन्यू 739 करोड़ से 1540 करोड़ रुपए हुआ है, लगभग 2 गुना जैसी ग्रोथ है, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। फिर दोस्तों प्रॉफिट लगभग 8 करोड़ से लगभग 32 करोड़ रुपए के आसपास इसका प्रॉफिट हुआ है, तो लगभग 4 गुना जैसी ग्रोथ है प्रॉफिट के अंदर, तो मतलब 2021 से 2023 तक, तो काफ़ी बढ़िया ग्रोथ है रेवेन्यू और प्रॉफिट के अंदर। और उसके पास अभी रिजर्व्स नहीं है। और डेट की बात करें तो करीब करीब 370 करोड़ रुपए का डेट है आज की तारीख में, हालांकि पिछले साल की तुलना में थोड़ा सा घटा है, पर 370 करोड़ रुपए डेट थोड़ा ज़्यादा है। ये सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है इसके फाइनेंशियल्स का। और हालांकि 80 करोड़ रुपए मतलब फ्रेश इश्यूज है जो जुड़ाई 80 करोड़ रुपए इसकी उधारी चुकाने के अंदर काम मिलेगी, उसके बाद भी डेट रह जाएगा इसके ऊपर, पर आने वाले टाइम में इसको डेट पे करना पड़ेगा, धीरे धीरे करके कम करेगी, तो ये अच्छी बात होगी इस कंपनी के लिए। फिर दोस्तों इसका प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो है 48 के आसपास का निकल कर आता है। और बाकी सारी कंपनी से अगर कंपेयर करें तो रेवेन्यू के मामले में एलिन इलेक्ट्रॉनिक्स से ये बड़ी कंपनी है, बाकी सबसे ये छोटी कंपनी है। एलिन इलेक्ट्रॉनिक्स का भी आईपीओ आया था, कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं कर पाया, पर वो अलग चीजें मैन्युफैक्चर करती थी, वो होम अप्लायंसेस वगैरह उसके अंदर ज्यादा थी, ये कंपनी एसीज के अंदर ज्यादा है, तो सबको एक जैसा तो कंपेयर नहीं कर सकते। हाँ, वो भी इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर की है, ये भी इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर की है, इसीलिए पी वाइज हम इनको कंपेयर कर रहे हैं। तो पी वाइज देखिए तो एलिन इलेक्ट्रॉनिक्स से ही महंगी है, बाकी सारी कंपनी से सस्ती वैल्यूएशन पर है। पर देखिए दोस्तों बाकी सबसे छोटी भी कंपनी है, तो मुझे लगता है थोड़ा बहुत और वैल्यूएशन सस्ती करते तो बढ़िया होता। ओवरऑल ज्यादा महंगी वैल्यूएशन नहीं है, पर सस्ती भी वैल्यूएशन नहीं है इसकी। और दोस्तों इसकी आरओई और आरओसी दोनों ही 15% से कम की है, ये मुझे और नेगेटिव पॉइंट लगा इस आईपीओ का। और इसके अलावा इसका डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से ज्यादा का है, मैंने आपको बताया डेट इसके ऊपर काफी ज्यादा है, ये कम करना पड़ेगा। तो मुझे फाइनेंशियली तो ठीक लगे, मतलब रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर तो अच्छी ग्रोथ है, पर डेट इसके ऊपर ज्यादा है। और दूसरा मुझे फंडामेंटली भी थोड़ी सी वीक लगी, वैल्यूएशंस थोड़ी सी हाई लगी, आरओई आरओसी थोड़ी सी कम है। फिर दोस्तों इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में बात करें तो 19 जनवरी से लेकर 23 जनवरी के बीच में ये आईपीओ ओपन रहेगा, और इसका प्राइस बैंड रखा गया है 218 रुपए से लेकर 230 रुपए के बीच में। 65 मतलब 65 शेयर्स का ये लॉट है। और इसका टोटल इश्यू साइज है 640 करोड़ रुपए का, जिसके अंदर फ्रेश इश्यू है 400 करोड़ रुपए के। अच्छी बात है, 80 करोड़ रुपए उधारी चुकाने के अंदर, 230 करोड़ रुपए मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगाने के अंदर, बाकी को जनरल कॉर्पोरेट पर्पज या इनके खर्चों के अंदर काम आएंगे। और 240 करोड़ रुपए ओएफएस के जरिए प्रमोटर्स अपनी कुछ हिस्सेदारी सेल कर रहे हैं। और इसका रिटेल पोर्शन लगा गया है 35% का, लिस्टिंग डेट है 29 जनवरी को। तो ये हो गई पूरे आईपीओ की डिटेल्स। अब सबसे मेन सवाल आता है कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, करे तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। और देखिए दोस्तों उससे पहले आपके पास या आपके फैमिली मेंबर्स में किसी के पास डीमेट अकाउंट नहीं है, अब आईपीओ आ रहे हैं, अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ाना चाहते हैं, तो अलग अलग फैमिली मेंबर्स अप्लाई करेंगे तो ज़्यादा चांसेस रहेंगे। तो जिनके पास डीमेट अकाउंट नहीं है, फैमिली मेंबर के भी खुलवाने हैं, तो फ्री में डीमेट अकाउंट खुलवाने की लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी आपको। तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से सबसे पहले बात करें तो जीएमपी अभी कम चल रही है, तो अभी थोड़ा सा रिस्क है। और बात करें अभी एंकल लिस्ट इसकी नहीं आई है, एंकल लिस्ट आ जाए उसके बाद क्या कि हम और ज़्यादा डिटेल्स के अंदर जान पाएंगे, और पहले दूसरे दिन का हमें सब्सक्रिप्शन देख के उसके बाद डिसीजन बनाना चाहिए। और काफ़ी लोग ऐसा कहते हैं भाई जीएमपी पर डिस्कशन करते हैं कि भाई ऐसा हो गया वैसा हो गया, आपने तो हमें मना कर दिया। मैं कभी भी अप्लाई करने का हाँ देता हूँ ना देता हूँ, मैं तो सारी चीज़ें आपको बताता हूँ। अब डिसीजन तो आपको अपनी रिस्क पे बनाना है ना, मैं थोड़ी आपको हाथ पकड़ के कहूँगा इसके अंदर अप्लाई करो, अब इसके अंदर मत करो। ये ऐसा रूल्स भी नहीं है, ऐसे रूल रेगुलेशन के खिलाफ भी है, मैं कुछ क्लियरली आपको नहीं बता सकता हूँ, बस इसके पॉजिटिव्स नेगेटिव्स बताता हूँ, उसके अनुसार आप अपना रिस्क बना सकते हैं, मतलब आपको अप्लाई करना है नहीं करना है। मैं क्लियरली थोड़ी कहूँगा कि भाई आप सबको एक एक उंगली पकड़ा कर भी इसके अंदर अप्लाई कर लो, इसके अंदर नहीं करो। अभी ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन आईपीओ की लिस्टिंग हुई तो काफ़ी लोगों ने कहा कि भाई उसके अंदर प्रॉफिट हो गया, तो ये तो मैंने कहा भी था कि भाई लिस्टिंग मिले या ना मिले, ये मतलब रिस्क वाली बात है। पर लॉन्ग टर्म के लिए सेक्टर वाइज ठीक नजर आ रहा है, डेट इसके ऊपर ज़्यादा, अगर आने वाले टाइम में डेट पे करती है तो आने वाले टाइम में अच्छी कंपनी साबित हो सकती है, क्योंकि सीएनसी मशीन के अंदर 3rd लार्जेस्ट कंपनी है। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। अब उसके बेसिस पर अब आपको रिस्क लेना है या नहीं लेना है वो तो आपको सोचना है।
अब प्रॉफिट हो जाता है तब लोग क्या कहते हैं कि हाँ यार मतलब हमने अप्लाई नहीं किया, हमने गलती कर दी। तो वो रिस्क आपको सोचना है कि आपको करना क्या है भाई। एक तो मेंटालिटी क्लियर होनी चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करना है या लिस्टिंग गेन्स के लिए। अब लिस्टिंग गेन्स के लिए अप्लाई करना, पैसा कम है, रिस्क भी ज़्यादा नहीं लेना, तो वो अलग चीज़ है। और रिस्क लेना चाहते कि भाई मैं तो रिस्क लेना चाहता हूँ, भले मिले या ना मिले, मैंने आपको कहा भी था मिले या ना मिले, तो जिन्होंने रिस्क लिया उनको फायदा हुआ। तो अब सब चीज़ मेरे पे डिपेंडेंट नहीं है, आप अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के कोई भी डिसीजन बनाइए। फिर तो ये हो गई लिस्टिंग गेन्स के लिए बात। अब लॉन्ग टर्म के हिसाब से इसके पॉजिटिव्स नेगेटिव्स देख लेते हैं। तो देखिए ये कंपनी सेक्टर वाइज बढ़िया नजर आ रही है। एयर कंडीशनर मतलब ये मैन्युफैक्चर करती है, उसके अंदर सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है, तो लीडिंग है अपनी सेक्टर के अंदर, ये अच्छी बात है। बाकी इसके रेवेन्यू और प्रॉफिट के अंदर बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। और इसके अलावा फ्रेश इश्यू का पोर्शन ज़्यादा है, जिससे 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगाने वाली है। उसके पास ऑलरेडी 5 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं, तो मतलब डिमांड तो है, इसीलिए अपनी जो है मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भी बढ़ा रही है। तो ये अच्छी बात लगी मुझे इस कंपनी की। बाकी देखिए एलियन इलेक्ट्रॉनिक्स अभी आईपीओ आया था इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर से, उसकी लिस्टिंग खास नहीं देखने को मिली। उसके सेक्टर के अंदर उसके प्रोडक्ट्स वगैरह कुछ अलग टाइप के थे, इसके प्रोडक्ट्स अलग हैं, तो दोनों को एक साथ हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं। हालांकि उस कंपनी में भी कोई बुराई नहीं है, पर अभी तक वो शेयर जो है इतना नहीं चढ़ा है। सिर्फ जानकारी के लिए बता रहा हूँ, सबको एक दूसरे से कंपेयर मत कीजिएगा। फिर नेगेटिव्स क्या है? नेगेटिव में सबसे बड़ा है कि डेट इसके ऊपर ज़्यादा है, डेट टू इक्विटी रेशियो इसीलिए 1 से ज़्यादा है। दूसरा आरओई और आरओसी 15% से कम की है, मिनिमम 15% बढ़िया रहता है, मतलब आने वाले टाइम में ग्रोथ वगैरह के लिए। वैल्यूएशंस थोड़ी और सस्ती कर सकते थे, और बाकी ओवरऑल ठीक है ये कंपनी, मतलब इतनी ज़्यादा नेगेटिव्स नहीं है, अच्छी कंपनी नज़र आ रही है। और आने वाले टाइम में अपना डेट पे करती है, तो मुझे लगता है अच्छी कंपनी ये साबित हो सकती है। अब दोस्तों डिसीजन आपको अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के बनाना है। पर्सनली मैं भी इंटरेस्टेड हूं इस आईपीओ के अंदर, पर मैं क्या कि मार्केट का सेंटीमेंट देखूंगा, पहले दूसरे दिन का सब्सक्रिप्शन देखूंगा। अगर एंकर लिस्ट अच्छी आती है तो मैं इस हिसाब से अप्लाई करना नहीं करने का डिसीजन बनाऊंगा। बाकी प्राइस बैंड वाइज मुझे ठीक नजर आ रहा है, प्राइस बैंड वाइज इतना महंगा नहीं है, और मैं क्या है कि मैं भी वेट करके ही अप्लाई करने का डिसीजन लूंगा। बाकी फाइनल डिसीजन का वीडियो भी आपको दे दूंगा। आप लोग क्या करेंगे वो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, अप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे। और वीडियो अच्छा लगा, हेल्प हुई है, सारी जानकारी क्लियर हुई है, तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।